नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झा शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य यूनिट 8 जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉ के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और ये जो सभी 100 क्वेश्चन आंसर जो हैं वो झार शिक्षा के द्वारा तैयार किया गया बुकलेट, जिसमें से 1200 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं, उस बुक से है। अभी आपको ये बुकलेट जो है ऑफर प्राइस में, जो कि क्रिसमस तक ही रहेगा, 35 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो जिसको भी लगता है कि अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, वो लोग क्विक रिवीजन के लिए ये बुकलेट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एक और बात कि इस बुकलेट्स में यूनिट 8 के जितने भी जेएसएससी के द्वारा सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उस सभी को कवर किया गया है, जिसमें से पहला टॉपिक है यूएन स्ट्रक्चर, उसके बाद है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद है लॉ ऑफ वारफेयर, फिर है ब्लॉकेड एंड कॉन्ट्राबैंड, उसके बाद है इंटरवेंशन एंड एक्सट्राडिशन, उसके बाद है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको इस बुकलेट में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग को लगता है कि प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है तो ये आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के तहत महासभा दैट मीन्स जनरल असेंबली को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है? यह अनुच्छेद 11 के तहत है। अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन महासभा द्वारा किस वर्ष और किस संकट के दौरान पारित किया गया था? तो ये 1950 में कोरियाई संकट के दौरान, ताकि सुरक्षा परिषद में वीटो के कारण गतिरोध को दूर किया जा सके। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा कितने बहुमत से किया जाता है? यह उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत से संबंधित है? यह अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 7 है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने की बाध्यकारी शक्ति चार्टर के किस अध्याय में निहित है? यह अध्याय 7 में निहित है। अध्याय 7 है शांति के लिए खतरे, शांति भंग और आक्रामकता के कार्य। अगला प्रश्न है, द्वैध वीटो यानी कि डबल वीटो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है यह तय करने के लिए वीटो का प्रयोग करना कि कोई मुद्दा प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल है या गैर प्रक्रियात्मक यानी सब्सटेंटेटिव, और फिर मूल प्रस्ताव पर वीटो करना। इसके लिए द्वैध वीटो का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी या प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? यह डैग हैमरजोल्ड ने बनाया था। किसने? तो डैग हैमरजोल्ड ने बनाया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस समिति को निशास्त्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति DISEC के रूप में जाना जाता है? तो प्रथम समिति को यानी कि फर्स्ट कमेटी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में नए राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों की सकारात्मक सहमति यानी कि वीटो रहित और महासभा के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सहमति, जिसमें P5 सहित शामिल होते हैं, और महासभा का 2/3 बहुमत। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की
अस्थायी सदस्यता का भौगोलिक वितरण किस प्रकार निर्धारित है? यह 5 सीटें अफ्रो एशियाई देशों के लिए, 1 पूर्वी यूरोप के लिए, 2 लैटिन अमेरिका के लिए और 2 पश्चिमी यूरोप एवं अन्य के लिए। अगला प्रश्न है, महासभा विश्व की संसद नहीं है बल्कि यह विश्व की टाउन मीटिंग है। यह कथन किसका है? यह शूमैन का कथन है। किसका है? तो शूमैन का कथन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 और 109 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया से। किससे? तो चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया से है। अगला प्रश्न है, संयुक्त या सुरक्षा परिषद द्वारा किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए सिफारिशें चार्टर के किस अध्याय के तहत जारी की जाती है? तो किस अध्याय के तहत की जाती है? तो ये अध्याय 6 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देने का अनन्य अधिकार किस अंग के पास है? यह महासभा के पास है, यानी कि जनरल असेंबली के पास है। अगला प्रश्न है, 1965 में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़कर कितनी की गई थी? तो इसको 15 किया गया था, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कोफी अन्नान द्वारा प्रस्तुत इनलार्ज फ्रीडम रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था? तो इन लार्जर फ्रीडम का मुख्य विषय जो था वह था संयुक्त राष्ट्र का व्यापक सुधार और मानवाधिकारों का सुदृढ़ीकरण। अगला प्रश्न है, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है और चुनाव का आधार क्या है? तो महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसका चुनाव भौगोलिक रोटेशन के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की बैठकों में कोई गैर सदस्य देश कब भाग ले सकता है? तो यदि वह विवाद का पक्षकार अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 महासचिव को क्या शक्ति देता है? तो महासचिव को शक्ति देता है कि वह किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो। अगला प्रश्न है, G4 समूह भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करना। अब हम लोग देखते हैं यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना की आधारशिला रखने वाले maastricht ट्रीटी किस वर्ष लागू हुई थी? तो maastricht ट्रीटी 1993 में 1 नवंबर को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, किस संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया? तो maastricht संधि ने। अगला प्रश्न है, लिस्बन संधि ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोपीय संघ की संस्थागत संरचना में सुधार करना और इसे अधिक लोकतांत्रिक व कुशल बनाना। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ से अलग होने यानी ब्रेग्जिट के लिए किसी सदस्य देश को किस अनुच्छेद का उपयोग करना होता है? तो लिस्बन संधि का अनुच्छेद 50 का उपयोग करना होता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आयोग यूरोपियन कमीशन को यूरोपीय संघ का क्या माना जाता है? तो उसे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव माना जाता है। यह कानूनों का प्रस्ताव करता है और संधियों का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द ट्रीटीज है। अगला प्रश्न है, शेंगेन समझौता किससे संबंधित है? यह यूरोपीय देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त करने और मुक्त आवागमन यानी पासपोर्ट फ्री ट्रेवल से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अपनाने के लिए देशों को किन मानदंडों को पूरा करना पड़ता है? तो maastricht मानदंड जैसे मुद्रास्फीति, सरकारी घाटा और ऋण की सीमाएं को पूरा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार से डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का कौन सा निकाय सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों से मिलकर बनता है? यह यूरोपीय परिषद के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, रोम की संधि ट्रीटी ऑफ रोम 1957 द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ट्रीटी ऑफ रोम जो है ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन कहाँ स्थित है? यह लग्जमबर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, सब्सिडियरिटी या का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी यूरोपीय संघ में क्या सुनिश्चित करता है? यह निर्णय हमेशा नागरिकों के सबसे करीब के स्तर यानी स्थानीय या राष्ट्रीय पर लिए जाने चाहिए जब तक कि यूरोपीय यूनियन स्तर पर कार्रवाई अधिक प्रभावी न हो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? यानी कि 2025 में कितने सदस्य हैं? इसमें कुल 27 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्यालय जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और इसका मुख्य कार्य है यूरो जोन में मूल्य स्थिरता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, हाई रिप्रेजेंटेटिव का पद किस संधि द्वारा सृजित किया गया था? तो एम्स्टर्डम संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम 1997-1999 के दौरान किया गया था और इसमें विदेश मामले और सुरक्षा नीति के लिए यह किया गया था। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक थर्ड, लॉ ऑफ वारफेयर लैंड एरियल एंड सी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध के कानून जस इन बेलो और युद्ध करने के अधिकार जस एड बेलम के बीच क्या अंतर है? तो जस एड बेलम यानी युद्ध शुरू करने की वैधता से संबंधित है जबकि जस इन बेलो युद्ध के दौरान आचरण के नियमों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1899 और 1907 के हेग कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑफ हेग मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थे? यह युद्ध के साधनों और तरीकों पर प्रतिबंध जैसे जहरीली गैस और दमदम गोलियों से केंद्रित था। अगला प्रश्न है, मार्टेन्स क्लॉज का क्या अर्थ है? तो मार्टेन्स क्लॉज का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संधियों के अभाव में भी नागरिक और लड़ाके मानवता के सिद्धांतों और सार्वजनिक विवेक की सुरक्षा के तहत रहेंगे। अगला प्रश्न है, जेनेवा कन्वेंशन 1949 के 4 प्रोटोकॉल में से तीसरा कन्वेंशन यानी थर्ड कन्वेंशन विशेष रूप से किसकी सुरक्षा करता है? यह युद्ध बंदियों यानी कि प्रिजन ऑफ वार यानी कि POWs की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, हवाई युद्ध एरियल वारफेयर के नियमों के तहत भेदभाव का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या अनिवार्य करता है? यह हमलों को केवल सैन्य उद्देश्यों तक सीमित रखता है और नागरिकों और नागरिक वस्तुओं को निशाना न बनाता है या न बनाना है। अगला प्रश्न है, समुद्र में युद्ध के दौरान अस्पताल जहाजों यानी हॉस्पिटल्स शिप पर हमला करना किस कानून का उल्लंघन है? यह द्वितीय जेनेवा कन्वेंशन 1949 और हेग कन्वेंशन 1907 का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, परफिडी या विश्वासघात को युद्ध में निषिद्ध क्यों माना गया है? क्योंकि यह अच्छे
विश्वास यानी गुड फेथ का दुरुपयोग है, जैसे रेड क्रॉस के झंडे का उपयोग करके हमला करना। अगला प्रश्न है 1977 का अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1 यानी एडिशनल प्रोटोकॉल 1 किन संघर्षों पर लागू होता है? यह अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों यानी इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पर लागू होता है। अगला प्रश्न है समुद्री युद्ध में प्राइज कोर्ट का क्या अर्थ है? तो प्राइज कोर्ट का क्या कार्य है? कार्य पूछा गया है। प्राइज कोर्ट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है यह निर्णय लेना कि पकड़े गए शत्रु जहाज या माल यानी प्राइज को जब्त करना वैध है या नहीं। अगला प्रश्न है पेरिस घोषणा 1856 डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस ने समुद्री युद्ध के किस प्रमुख पहलू को समाप्त किया? यह प्राइवेटियरिंग यानी निजी जहाजों द्वारा युद्ध को समाप्त किया। अगला प्रश्न है क्या आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रतिशोध रिप्राइजल्स की अनुमति नागरिकों के विरुद्ध है? नहीं। जेनेवा कन्वेंशन नागरिकों और युद्धबंदियों के खिलाफ प्रतिशोध को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। हॉर्स डी कॉम्बैट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वे सैनिक जो अब लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, जैसे घायल, बीमार या आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उन पर हमला नहीं किया जा सकता है। किसका? तो हॉर्स डी कॉम्बैट का अर्थ है। अगला प्रश्न है समुद्री बारूदी सुरंग नेवल माइंस के उपयोग के संबंध में कौन सा हेग कन्वेंशन नियम निर्धारित करता है? यह 1907 का हेग कन्वेंशन 8 जो है वह निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है लंदन डिक्लेरेशन 1909 भले ही पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, किस विषय पर एक आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है? यह समुद्री युद्ध के कानून विशेषकर नाकाबंदी और कॉन्ट्राबैंड के अंतर्गत एक आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रथम बार किस प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? यह 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो था वो प्रतिबंधित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉकेड और कॉन्ट्राबैंड से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय कानून में नाकाबंदी यानी कि ब्लॉकेड को वैध होने के लिए क्या होना आवश्यक है? तो इसे प्रभावी यानी इफेक्टिव होना चाहिए, यानी वास्तव में जहाजों को रोकने की शक्ति होनी चाहिए, केवल कागज पर नहीं। अगला प्रश्न है कागज की नाकाबंदी पेपर ब्लॉकेड किसे कहते हैं? तो ऐसे नाकाबंदी जो केवल घोषित की गई है लेकिन उसे लागू करने के लिए पर्याप्त सैनिक बल नहीं है, यह अवैध मानी जाती है। अगला प्रश्न है निरंतर यात्रा का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूअस वोयेज सर्वप्रथम किस संदर्भ में लागू किया गया था? तो निरंतर यात्रा का सिद्धांत जो है यह सुनिश्चित करने के लिए कि तटस्थ बंदरगाहों के माध्यम से प्रतिबंधित सामान शत्रु तक न पहुंचे। अगला प्रश्न है पूर्ण विनिषिद्ध और सशर्त विनिषिद्ध यानी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड और कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड में क्या अंतर है? तो पूर्ण विनिषिद्ध जैसे हथियार हमेशा जब्त किए जा सकते हैं, सशर्त जैसे भोजन केवल तभी जब वे सेना के उपयोग के लिए हों। अगला प्रश्न है प्रशांत नाकाबंदी पैसिफिक ब्लॉकेड युद्धकालीन नाकाबंदी से कैसे भिन्न है? यह शांति काल में बिना युद्ध की घोषणा के दंडात्मक उपाय के रूप में लगाई जाती है, जैसे 19वीं सदी में वेनेजुएला की नाकाबंदी। अगला प्रश्न है पेरिस घोषणा 1856 के अनुसार तटस्थ ध्वज यानी न्यूट्रल फ्लैग किसे सुरक्षा प्रदान करता है? तो शत्रु के माल को सिवाय विनिष्ट यानी कॉन्ट्राबैंड के। अगला प्रश्न है लॉन्ग डिस्टेंस ब्लॉकेड का प्रयोग किस देश ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक रूप से किया? यह ब्रिटेन ने किया, किसके खिलाफ? तो जर्मनी के
खिलाफ किया था। अगला प्रश्न है, यदि कोई जहाज नाकाबंदी तोड़ने यानी ब्रीच ऑफ ब्लॉकेड का प्रयास करता है तो उसे क्या दंड दिया जा सकता है? तो जहाज और उसके माल को जब्त यानी कंफिस्केशन किया जा सकता है। क्या कर सकता है? तो कन्फिस्केशन किया जा सकता है यानी कि जब्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फ्री लिस्ट में कौन सी वस्तुएं शामिल होती है? तो वे वस्तुएं जो युद्ध के लिए उपयोगी नहीं हैं और जिन्हें कॉन्ट्राबैंड घोषित नहीं किया जा सकता, जैसे चिकित्सा आपूर्ति। अगला प्रश्न है, नेवी कट प्रणाली जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था क्या थी? तो एक प्रमाण पत्र जो यह पुष्टि करता था कि जहाज में कोई कंट्राबैंड नहीं है ताकि उसे तलाशी से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, 1909 की लंदन घोषणा के अनुसार नाकाबंदी की घोषणा में क्या शामिल होना चाहिए? तो नाकाबंदी शुरू होने की तारीख, भौगोलिक सीमाएं, तटस्थ जहाजों को निकालने के लिए दी गई समय सीमा। अगला प्रश्न है, अंग्री का अधिकार, राइट ऑफ अंग्री क्या है? तो राइट ऑफ अंग्री जो है यह युद्धरत देश द्वारा अपने क्षेत्र में मौजूद तटस्थ देशों के जहाजों को तत्काल सैन्य आवश्यकता के लिए जब्त या उपयोग करने का अधिकार है। कौन सा? तो अंग्री का अधिकार। क्यूबन मिसाइल संकट 1962 के दौरान अमेरिका ने नाकाबंदी शब्द के बजाय किस शब्द का प्रयोग किया था? तो क्वारंटाइन शब्द का प्रयोग किया था। क्या? तो क्वारंटाइन यानी कि संगरोध, क्योंकि नाकाबंदी को युद्ध का कार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या मानवीय सहायता, भोजन और दवाइयां को नाकाबंदी के दौरान रोका जा सकता है? तो जेनेवा कन्वेंशन 4 के अनुसार नागरिकों के लिए आवश्यक मानवीय सहायता को गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, अनन्यूट्रल सर्विस क्या है? तो जब कोई तटस्थ जहाज शत्रु के परिवहन या खुफिया जानकारी देने जैसे कार्य करता है तो उसे शत्रु जहाज मानकर जब्त किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इंटरवेंशन और एक्स्ट्राडिशन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हस्तक्षेप इंटरवेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानून में सामान्यतः अवैध माना जाता है। यह किस सिद्धांत का उल्लंघन है? तो हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून में सामान्यतः अवैध माना जाता है। यह संप्रभु समानता यानी सॉवरेन इक्वालिटी और प्रादेशिक अखंडता के लिए उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, मानवीय हस्तक्षेप ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का सिद्धांत किस आधार पर सैन्य कार्रवाई को सही ठहराता है? तो जब कोई राज्य अपने ही नागरिकों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन जैसे नरसंहार कर रहा हो तब यह सही ठहराता है। अगला प्रश्न है, रक्षा करने का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष औपचारिक रूप से स्वीकार किया? तो इसे 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, मुनरो सिद्धांत 1823 किस क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ था? यह अमेरिकी महाद्वीप यानी लैटिन अमेरिका में यूरोपीय हस्तक्षेप के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, कैल्वो क्लॉज का प्रमुख कार्य क्या है? तो कैल्वो क्लॉज का प्रमुख कार्य है विदेशी नागरिकों को स्थानीय अदालतों के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करना चाहिए और अपने देश से राजनयिक सुरक्षा की मांग नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्यर्पण दैट मीन्स एक्स्ट्राडिशन के लिए दोहरे अपराध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी क्या है? तो यह है वह कार्य जिसके लिए प्रत्यर्पण मांग गया है वह दोनों देशों यानी मांगने वाले और सौंपने वाले के कानूनों में अपराध होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
राजनीतिक अपराध अपवाद यानी पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन के तहत किसे प्रत्यार्पित नहीं किया जा सकता है? तो राजनीतिक उद्देश्यों से किए गए अपराधों के आरोपियों को, जैसे विद्रोह, जब तक कि वे आतंकवादी कृत्य न हो, प्रत्यार्पित नहीं किया जा सकता है। अटेंडेंट क्लॉज का संबंध किससे है? यानी अटेंडेंट क्लॉज का संबंध जो है वो किससे है? यह प्रावधान करता है कि राष्ट्राध्यक्ष की हत्या को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा और इसके लिए प्रत्यार्पण किया जा सकता है। अट डीडेरे अट जुडिकेर का क्या अर्थ है? तो अट डीडेरे अट जुडिकेर का क्या अर्थ है? या तो प्रत्यार्पित करो या मुकदमा चलाओ। इसका क्या अर्थ है? आइदर एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यार्पण किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? तो प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 यानी एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 के द्वारा शासित होता है। अगला प्रश्न है, विशेषता का नियम रूल ऑफ स्पेशलिटी प्रत्यार्पण में क्या सुरक्षा देता है? तो विशेषता का नियम जो है यह प्रत्यार्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यार्पण हुआ है, यह अन्य किसी पुराने अपराध के लिए नहीं। सावरकर केस 1911 अंतर्राष्ट्रीय कानून में किस मुद्दे से संबंधित था? यह प्रत्यार्पण और गलत तरीके से हिरासत में लेने के मुद्दे पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संबंधित था। अगला प्रश्न है, क्या कोई देश अपने ही नागरिकों का प्रत्यार्पण करने के लिए बाध्य है? तो आमतौर पर यह नहीं। सिविल लॉ देश अक्सर अपने नागरिकों को प्रत्यार्पित नहीं करते जब तक कि संधि में स्पष्ट प्रावधान न हो। अगला प्रश्न है, होफेल्ड बनाम जर्मनी किस सिद्धांत का उदाहरण है? यह राजनीतिक अपराध की परिभाषा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 4 के तहत किस प्रकार के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया है? यह बल प्रयोग की धमकी या बल प्रयोग द्वारा हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 6, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, प्रिजन ऑफ वॉर, न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानवता के विरुद्ध अपराध क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द का प्रयोग पहली बार औपचारिक रूप से किस चार्टर में किया गया था? तो यह न्यूरनबर्ग चार्टर लंदन एग्रीमेंट 1945 में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यूरनबर्ग परीक्षण न्यूरेमबर्ग ट्रायल में प्रतिवादियों पर लगाए गए 3 प्रमुख आरोप क्या थे? तो शांति के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध। कौन कौन? तो शांति के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ आदेश सुपीरियर ऑर्डर का बचाव कि मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था न्यूरनबर्ग परीक्षण में क्या माना गया है? तो इसे बचाव के रूप में खारिज कर दिया गया। यह केवल सजा कम करने का अधिकार हो सकता है, दोष मुक्ति का नहीं। टोक्यो परीक्षण को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुदूर पूर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो परीक्षण में किस भारतीय न्यायाधीश ने सभी अपराधियों को निर्दोष बताते हुए असहमतिपूर्ण निर्णय दिया था? तो जस्टिस राधा विनोद पाल ने। किसने? तो जस्टिस राधा विनोद पाल ने। न्यूरनबर्ग परीक्षण किस शहर और देश में आयोजित किया गया था? यह न्यूरनबर्ग जर्मनी में आयोजित किया गया था। जिनेवा कन्वेंशन 3 के तहत
युद्धबंदियों को अपना नाम, रैंक और जन्म तिथि के अलावा क्या जानकारी देने की आवश्यकता है? तो केवल सैन्य सीरियल नंबर, इसके अलावा कोई जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, जेनोसाइड शब्द का निर्माण किसने किया था, जो बाद में मानवता के विरुद्ध अपराधों का केंद्र बना? तो राफेल लेम्किन ने किया था। कब? तो 1944 में किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व का सिद्धांत न्यूरनबर्ग परीक्षण की एक प्रमुख देन है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल राज्यों पर नहीं बल्कि अपराध करने वाले व्यक्तियों पर भी सीधे लागू होता है। टोक्यो परीक्षण क्लास ए अपराध किसे कहा गया था? तो शांति के विरुद्ध अपराध यानी क्राइम अगेंस्ट पीस, आक्रामक युद्ध की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना किस संविधि द्वारा की गई जो न्यूरनबर्ग सिद्धांतों पर आधारित है? यह रोम संविधि 1998 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, युद्धबंदियों को किस प्रकार के श्रम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो सैन्य चरित्र वाले या खतरनाक कार्यों के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यूरनबर्ग सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अपनी पुष्टि दी? तो इसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पुष्टि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यमीशिता मानक किस सिद्धांत से संबंधित है? यह कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कमांडरों को उनके अधीनस्थों द्वारा किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्या जासूसों और भाड़े के सैनिकों को युद्ध बंदी का दर्जा मिलता है? तो नहीं। जेनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के 1 के तहत उन्हें यह दर्जा नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो परीक्षण में कितने जापानी नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई थी? तो 7 नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो शामिल थे। अगला प्रश्न है, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए परिसीमा काल क्या है? तो कोई समय सीमा नहीं है। इन अपराधों पर कभी भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, न्यूरनबर्ग परीक्षण में किस प्रमुख नाजी नेता ने सजा से पहले आत्महत्या कर ली? तो हरमन गोरिंग ने सजा से पहले आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न है, युद्धबंदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी कब होनी चाहिए? तो सक्रिय शत्रुता समाप्त होने के बाद बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न है, विस्काउंटी के नेताओं पर मुकदमा किस आधार पर चलाया गया? तो देशद्रोह के आधार पर। यह घरेलू मुकदमा था जो न्यूरनबर्ग का हिस्सा नहीं था। दोस्तों, अगर आप लोग को अपनी परीक्षा की तैयारी को बूस्टअप करना है तो झार शिक्षक द्वारा 6 बुकलेट अभी लॉन्च हो चुका है, जिसमें से पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉ, ये सभी बुकलेट्स अभी आप लोग को क्रिसमस के ऑफर प्राइस में सभी का जो टोटल प्राइस बनता है वह 185 में आप लोग को अभी ये मिल जाएगा। क्रिसमस के बाद सभी का प्राइस जो है बढ़ जाएगा, तो जिसको भी लेना हो वो हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। इस पे आप संपर्क करके ये 6 बुकलेट आप अभी क्रिसमस का ऑफर के तहत अभी मिनिमम प्राइस पे ले सकते हैं। फिर बाद में इसका जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस ही रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं किया जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग को झारखंड माध्यमिक आचार्य के जितने भी न्यूज हैं वो इस चैनल पर ऑथेंटिक और 100% जेएसएससी के द्वारा जो जारी किए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।